Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Reproduction and Development. Introduction. The process of producing new individuals of the same kind is called reproduction. All living organisms are able to reproduce their own kind. देखिए जो प्रोसेस है ना जिसमें न्यू इंडिविजुअल सेम काइंड का प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना ओन काइंड रिप्रोड्यूस करता है. सरप्राइजिंगली यू बिगैन लाइफ एज अ सिंगल सेल. दिस सेल वाज प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग ऑफ टू सेक्स सेल्स. These sex cells are the sperm and the egg or ovum. Sperm is produced in the male reproductive system and eggs are produced in the female reproductive system. The sperm is shaped something like a tadpole. It has a head, a middle part and a tail, while the egg is enormous. Compared to the sperm, it is one of the largest cells in the body. It is so large that it can be seen with the naked eyes. You've already studied about asexual reproduction in your previous class. In this chapter, you will learn about sexual reproduction. तो देखिए आपने जो लाइफ स्टार्ट की है ना, हमने जो लाइफ स्टार्ट की एक्चुअली वो सिंगल सेल से की है. और ये जो सेल था ये प्रोड्यूस हुआ जब दो सेक्स सेल्स आपके ज्वाइन हुए. तो ये हैं आपके स्पर्म एंड एग या ओवम भी कहते हैं. स्पर्म प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जबकि एग्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके प्रोड्यूस होते हैं. स्पर्म की शेप एक टेडपोल जैसी होती है और ये इसके पार्ट्स होते हैं हेड, मिडल पार्ट एंड अ टेल. जबकि एग काफ़ी बड़ा होता है स्पर्म की कंपैरेटिवली. इतना बड़ा होता है कि आप इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स इन द बॉडी. प्रीवियस क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. 5.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The male reproductive system consists of a pair of testes, a pair of ducts in each testis, accessory glands and a penis. The testes are two oval-shaped objects found outside the abdominal region in a bag-like structure called sac or scrotum. The testes are the organs that produce sperm. Sperm travels from each testis through many small tubes to a large tube called the urethra. It runs through the penis. It is a tube through which urine is expelled out of the body. In addition to the sperm, the testes produce a hormone called testosterone, which is helpful in broadening the shoulders. देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके होते हैं a pair of testes, a pair of ducts, accessory glands and a penis. Testes आपकी ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एब्डोमिनल रीजन के बाहर पाए जाते हैं इन अ बैग दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम और सैक. टेस्टिस आपके वो ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म. स्पर्म जो है वो आपका टेस्टिस से ट्रैवल करता है थ्रू मैनी स्मॉल ट्यूब्स टू अ लार्जर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा एंड इट रन्स थ्रू द पीनस. अब ये वही ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है. इसके अलावा जो टेस्टिस है आपके वो एक मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है विच इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ओके, जो कि आप शोल्डर की ब्रॉडनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्पफुल होता है. 5.2 the female reproductive system. All the parts of the female reproductive system are within the female's body. The structure called ovaries are located in the abdominal region on each side. The almond-shaped ovaries produce the egg. Like the testes, the ovaries produce hormones which are helpful in the growth of body, especially hips. अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरीज होते हैं. ये एब्डोमिनल रीजन के हर साइड पे लोकेटेड होते हैं और ये जो ओवरीज होते हैं ये एग प्रोड्यूस करती है. इनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द एग. ओके, जैसे टेस्टिस की तरह ही ओवरीज जो है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली हिप्स. Fallopian tubes are tube-like structures connected to each ovary at one end and with the uterus at the other. An egg travels through these tubes from the ovary. Soon it reaches a hollow muscular organ called the uterus or womb. The uterus is a pear-shaped structure in which the early development of a baby takes place. A narrow section called the cervix or neck is present at the lower end of the uterus. The cervix opens with a whiter channel called the vagina or birth canal. The vagina is a canal through which the baby passes during birth.
अब फिलोपियन ट्यूब जो होती हैं आपकी, ये कनेक्टेड होती हैं हर ओवरी के साथ एक एंड पे एंड यूटेरस के साथ दूसरे एंड पे। जो एग ट्रैवल करता है इन ट्यूब से ओवरी से, फिर ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन पे पहुंचता है जिसे कहते हैं यूटेरस, फिर या वुम। यूटेरस पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेबी का अर्ली डेवलपमेंट होता है। नैरो सेक्शन होता है जिसे कहते हैं सर्विक्स या फिर नेक, जो प्रेजेंट होता है यूटेरस की लोअर एंड में। सर्विक्स आपका ओपन होता है एक वाइडर चैनल में जिसे कहते हैं वजाइना या फिर बर्थ कैनाल। वजाइना वो कैनाल है जिसमें से जो बेबी है वो पास होता है ड्यूरिंग बर्थ। 5.3 द मेंस्ट्रुअल साइकिल। The monthly cycle of change that occurs in the female reproductive system is called menstrual cycle. This cycle has an average length of about 28 days. During menstruation, an egg develops in the ovary. The mature egg is released into a fallopian tube. This process is called ovulation. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to prepare for receiving and nourishing the fertilized egg. If fertilization of the egg by the sperm occurs within the period of ovulation, the fertilized egg gets implanted in the wall of the uterus and the female becomes pregnant. If the egg is not fertilized in the egg, the lining of the uterus filled with blood and tissue are expelled from the vagina. This is called menstruation. Monthly cycle of change जो female reproductive system में होती है, that is called menstrual cycle. तो इस साइकिल का एवरेज लेंथ होता है 28 डेज। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक एग डेवलप होता है ओवरी में, फिर एग जो मेच्योर एग होता है वो रिलीज होता है फिलोपियन ट्यूब में एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। इस पीरियड में क्या होता है, जो वॉल्स होती है यूटेरस की काफ़ी थिक हो जाती है सो एज टू प्रिपेयर रिसीविंग और जो नरिशिंग होता है फर्टिलाइज्ड एग का। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन होता है एग का बाय द स्पर्म ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे, तो फर्टिलाइज एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस के वॉल में एंड फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर जो एग, ये जो लाइनिंग होती है यूटेरस की फिल्ड विद ब्लड एंड टिश्यू, ये वजाइना से एक्सपेल हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। 5.4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। A new human being begins to develop immediately after the fertilized egg is formed. This fertilized egg begins to divide. Change and growth continue for approximately 9 months or 280 days until birth. This time between fertilization and birth is called pregnancy. Humans go through various stages of development before and after birth. तो देखिए, ये एक न्यू ह्यूमन बीइंग इमीडिएटली बनता है जैसे ही फर्टिलाइज एग आपका बनता है। तो ये जो फर्टिलाइज एग है इसके बाद ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। चेंज एंड ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली चलती है 9 मंथ्स के लिए या 280 डेज के लिए। तो ये जो टाइम होता है फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच का, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। फिर जो ह्यूमन है वो वेरियस स्टेजेस में उसमें चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। डेवलपमेंट बिफोर development before birth inside the mother's body, from embryo to fetus. In the first weeks of its development, the organism is called embryo. By the time the embryo reaches the uterus, it looks like a hollow ball of cells. Once in the uterus, the embryo attaches itself to the wall of the uterus. During its early period of growth, it is surrounded by several protective membranes which enable the embryo to get food and get rid of wastage. तो देखिए, जो पहले 8 हफ्ते होते हैं इसके डेवलपमेंट के, ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एम्ब्रियो। इस टाइम तक जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस तक पहुंचता है, एक ये हॉलो बॉल ऑफ सेल्स की तरह दिखता है और यूटेरस में जो एम्ब्रियो होता है ये अटैच होता है इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूटेरस। फिर ये जो अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है ये बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है, जिससे जो एम्ब्रियो उसको फूड मिलता है एंड इट गेट्स रिड ऑफ वेस्टेज ऑल्सो। वन ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स forms a placenta consisting partly of tissue that develops from the embryo and partly of tissue that makes up the wall of the uterus. तो इनमें से जो एक मेम्ब्रेन होता है आपका प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है वो बनाता है प्लासेंटा, जो आपका पार्टली टिश्यू से बना होता है, जो आपका डेवलप होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड पार्टली उस टिश्यू से बना होता है जो यूटेरस की वॉल को बनाता है। The placenta begins to develop about 2 weeks after the embryo is attached to the uterus wall. The placenta is a kind of transport station between the embryo and its mother. Both the mother and the embryo have separate circulatory systems and blood supplies. However, oxygen obtained by the mother's lungs and food
from her digestive system pass through the placenta to the embryo. Wastes pass out of the embryo through the placenta and are eliminated by the mother. The embryo is connected to the placenta by an umbilical cord. This cord contains blood vessels that transport food, oxygen and wastes to and fro between the embryo and the placenta. अच्छा देखिए, प्लासेंटा जो है ये आपके 2 वीक्स के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है जब आपका एम्ब्रियो यूट्रस वॉल पे अटैच हो जाता है. प्लासेंटा एक काइंड ऑफ ट्रांसफर स्टेशन है एम्ब्रियो और मदर के बीच में. तो मदर एंड एम्ब्रियो जो है इनका सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सप्लाई होता है. हालांकि जो ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रहा है बाय मदर्स लंग्स एंड जो फूड उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके वो ऑब्टेन कर रहा है वो पास करता है प्लासेंटा के थ्रू टू द एम्ब्रियो. तो वेस्टेज है जो पास आउट होते हैं एम्ब्रियो से प्लासेंटा के थ्रू और फिर वो एलिमिनेट हो जाते हैं बाय द मदर. एम्ब्रियो जो है वो प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से. ये जो कॉर्ड होती है इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो एंड प्लासेंटा. After 8 weeks, the embryo develops body parts. This stage in which all the body parts can be identified is called fetus. Floating in a fluid that protects it and keeps it moist, the fetus resembles a junior aquanaut. After 3 months, it is easy to identify the fetus as a male or female. From 6th to 9th month, the fetus grows rapidly and may begin to suck its thumb. अच्छा 8 हफ्ते के बाद क्या होता है कि जो एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. ये स्टेज जिसमें बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इसे कहते हैं फीटस. और ये फ्लोट आपके फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको मॉइस्ट रखता है. 3 मंथ्स के बाद फीटस को आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि ये मेल है या फीमेल है. एंड फिर 6th to 9th मंथ में जो फीटस है रैपिडली ग्रो करता है एंड इसके बाद ये अपने जो थंब है उसे भी सक करना स्टार्ट करता है. Do you know near about 5 to 6 months the fetus is able to suck its thumb. The transparent veil behind the fetus is part of the membranes that surround and protect it. 5 से 6 महीने के बीच में जो फीटस है वो अपना थंब सक करना स्टार्ट कर सकता है. इट इज़ एबल टू सक. ओके. एंड जो ट्रांसपेरेंट वेल होती है फीटस के बिहाइंड ये पार्ट होता है मेम्ब्रेन का जो उसको सराउंड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है. 5.5 बर्थ. After about 9 months of development and growth inside the uterus, the baby is ready to be born. Strong muscular contractions of the uterus begin to push the baby out of the uterus into the vagina. This process is called labor. As labor progresses, the contractions become stronger and occur more frequently. Eventually, the baby is forced out of the mother's body. अच्छा 9 मंथ के डेवलपमेंट के बाद जब यूटेरस के अंदर उसकी ग्रोथ हो जाती है तो बेबी अब रेडी हो जाता है कि वो मदर की वुम से बाहर आए. तो जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूटेरस के है ना वो क्या करते हैं बेबी को पुश करना शुरू कर देते हैं आउट ऑफ द यूटेरस इनटू द वजाइना. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेबर. जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो जाती है और इवेंचुअली बेबी जो है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है. आफ्टर बर्थ केयर. आफ्टर द बेबी इज बॉर्न इट इज़ फेड विथ मदर्स मिल्क. द मदर शुड फीड हर बेबी विद हर मिल्क फॉर एटलीस्ट 6 months. All vaccinations should be given at proper times. Food rich in nutrients should be given for the proper growth of the baby. Proper record of its growth in terms of height and weight should be maintained properly. In case the child shows lack of growth, a doctor should be consulted. इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे माँ का दूध पिलाया जाता है. ओके. और मदर को अपने बेबी को लगभग 6 मंथ तक अपना मिल्क फीड करना चाहिए. वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए. न्यूट्रिएंट रिच फूड जो है वो लेना चाहिए जैसे कि बेबी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके. प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए बेबी की ग्रोथ का इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट. ओके. एंड अगर ऐसा लगता है कि चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. 5.6 डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. In 1987, American zoologist Thomas Hunt Morgan began research in genetics. He experimented with tiny insects called fruit flies and discovered something peculiar about 4 pairs of chromosomes that each fruit fly had. In females, the chromosome of each pair were of the same shape. In males, however, the chromosome one pair were not of the same shape. One chromosome, which he called the X chromosome, was rod shaped.
The other chromosome in the pair, the Y chromosome, is shaped like a hook. These chromosomes are called sex chromosomes. In males, the sex chromosomes are different, X and Y. In females, the sex chromosomes are similar, X and X. देखिए, एक अमेरिकन zoologist थे थॉमस हंट मॉर्गन. उन्होंने जेनेटिक्स पे अपनी रिसर्च को शुरू किया. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक छोटे से इंसेक्ट पे जिसका नाम था फ्रूट फ्लाइज. ओके, एंड उन्होंने कुछ अनोखी चीज़ देखी, पेक्यूलियर देखा, डिस्कवर किया 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को लेके. फीमेल्स में जो क्रोमोसोम थे हर पैर के वो सेम शेप के थे, जबकि मेल में वो डिफरेंट थे, मतलब सेम शेप के नहीं थे. एक क्रोमोसोम जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम, ओके, ये था रॉड शेप पे, जबकि वाई क्रोमोसोम जो थे वो थे हुक शेप में. तो इन क्रोमोसोम को कहा गया सेक्स क्रोमोसोम. मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक्स एंड वाई, जबकि फीमेल्स में ये 6 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स. When a sperm fertilizes an egg, 2 situations are possible. If a sperm carrying X chromosome fertilizes an egg with carries X chromosomes, then the embryo will have XS combination and so it will be a girl. 2. If a sperm carrying Y chromosome fertilizes an egg which carries X chromosome, then the embryo will have XY combination and so it will be a boy. Always remember that whether the baby is going to be a girl or a boy depends on the type of sperm that fertilizes the egg. Okay. अब देखिए, जब एक एग फर्टिलाइज होता है बाय अ स्पर्म तो 2 पॉसिबल सिचुएशंस होते हैं. देखिए, अगर एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ठीक है, और वो एक एग को फर्टिलाइज करता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फिर एम्ब्रियो में क्या होगा, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, यानी कि वो क्या होगी, गर्ल. बट अगर स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वो एग को फर्टिलाइज कर रहा है विद विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. तो एम्ब्रियो का कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स एंड वाई, सो द बेबी विल बी अ बॉय. ओके, राइट. एंड हमेशा याद रखिएगा कि बेबी इज गोइंग टू बी अ गर्ल, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है एग को. Okay, that means always a male is responsible whether the baby is going to be a girl or a boy. 5.7 Development after birth. Within a few seconds after birth, the baby begins to cry. This action helps its lung to expand and fill with air. The umbilical cord, still attached to the placenta, is cut close to the baby's body. When the cut heals, it forms a scar. You know, this scar is known as a belly button. Before attaining adulthood, the baby undergoes the following stages. अच्छा, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, within a few seconds, baby starts to cry. Okay? और ये एक्शन जो है हेल्प करता है इसके लंग्स को एक्सपेंड करने में एंड एयर के साथ फिल करने में. तो अम्बिलिकल कोड जो प्लासेंटा के साथ अटैच होती है उसको कट किया जाता है बेबी के बॉडी के पास, और जब ये कट हील होता है तो ये स्कार बन जाता है एंड इस स्कार को कहा जाता है बेली बटन. अच्छा देखिए, बिफोर अटेनिंग अडल्टहुड बेबी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो कौन से? सबसे पहले नंबर 1, इन्फेंसी. Have you ever watched a 6-month-old infant for a few minutes? His action and responses are very simple. An infant can suck its thumb, grasp things, yawn, stretch, blink, and sneeze. For the most rapid changes during infancy is an increase in size. The head of young babies are large in proportion to their bodies. As the infant gets older, the head grows slowly and the body, legs, and arms begin to catch up quickly. Mental and muscular skills begin to develop in a fairly predictable order. At about 7 months, most infants are able to crawl around. Somewhere between 10 and 14 months, most infants begin to walk by themselves. देखिए, इन्फेंट जैसे 6 महीने का जो बच्चा है, आप उसको कुछ मिनट के लिए आप उसको नोटिस करेंगे तो उसके एक्शन और रिस्पॉन्सेज क्या होंगे. जो इन्फेंट होता है वो अपना थंब सक कर सकता है, चीज़ों को ग्रास्प करता है, यॉन, स्ट्रेच, ब्लिंक और स्नीज करता है. और एक जो चेंज होता है, मोस्ट रैपिड जो चेंज होता है इन्फेंसी में होता है साइज़ का इंक्रीज़ होना. जो हेड होता है यंग बेबीज़ का वो लार्ज होता है इन प्रोपोर्शन में. तो जैसे जैसे इन्फेंट बढ़ता रहता है तो हेड स्लोली ग्रो करता है और बॉडी, लेग्स और आर्म्स उसके बाद क्विकली आपके बढ़ना स्टार्ट करती है.
मेंटल एंड मस्कुलर स्किल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और लगभग 7 मंथ्स के अराउंड ज़्यादा इन्फेंट्स क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, और 10 और 14 मंथ्स के बीच में जो इन्फेंट्स है वो अपने आप से चलना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, चाइल्डहुड. Infancy ends and childhood begins around the age of 18 months. During childhood, mental abilities increases, memory is strengthened, muscular skills develop. With practice, a small child gradually becomes better and better at walking, holding a spoon, writing with a pencil, or playing games. After a period of few years, baby or milk teeth are lost and are replaced by permanent teeth. As time passes, the young child develops its language skills by observing and imitating others. अच्छा, इन्फेंसी जब एंड होती है तो चाइल्डहुड बिगिन होता है अराउंड 18 मंथ्स के. इस टाइम पे मेंटल एबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, मेमोरी स्ट्रेंथन होती है, मस्कुलर स्किल्स डेवलप होते हैं, और चाइल्ड जो है प्रैक्टिस करता धीरे धीरे वॉक करना उसका बेटर हो जाता है, उसकी वॉकिंग, स्पून को होल्ड करता है, लिखता है पेंसिल से, गेम्स खेलता है. एंड कुछ पीरियड ऑफ ईयर्स के बाद बेबी या जो मिल्क टीथ हैं वो लॉस हो जाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ. उसके बाद यंग चाइल्ड जो है वो डेवलप करता है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को ऑब्जर्व करके, दूसरों को इमिटेट करके. एडोलेसेंस. Adolescence begins after the 13th year and continues through the teenage years. The beginning of adolescence is called puberty. During puberty, sex organs develop rapidly. Menstruation begins in girls. Production of sperm begins in boys. A growth spurt also occurs. In females, the rapid growth occurs between the age of 10 to 16 years. During these years, females may grow but 15 centimeters in height and gain about 16 kilograms or more weight. In males, the growth spurt occurs between the age of 11 to 17 years. During this time, males may grow about 20 centimeters and gain about 20 kilograms or more weight. Adolescence आपका शुरू होता है 13 ईयर्स से और ये टीनेज एज तक आपका चलता रहता है. तो देखिए प्यूबर्टी, इस टाइम में जो बिगिनिंग होती है एडोलेसेंस की, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं रैपिडली, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है गर्ल्स में, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है बॉयज़ में, ग्रोथ जो है फीमेल में होती है वो आपकी होती है 10 to 16 में ईयर्स में रैपिड ग्रोथ होती है. इस टाइम पे फीमेल्स 15 सेंटीमीटर्स तक हाइट में बढ़ते हैं और लगभग 16 किलोग्राम वो वेट पुट ऑन करते हैं. इसी तरह से मेल में जो आपका ग्रोथ स्पॉट होता है वो होता है 11 to 17 ईयर्स के बीच में. इस टाइम पे जो मेल्स होते हैं वो 20 सेंटीमीटर्स के लगभग बढ़ते हैं और उनका जो वेट है वो लगभग 20 किलोग्राम तक बढ़ता है. अडल्टहुड. At the age of 20, adulthood begins. During adulthood, all body systems, including reproductive system, become fully mature. Fat beneath the skin keeps moving farther and farther away from the surface. The round, padded, button-nosed face is replaced by a leaner, more defined face of an adult. The nose and the ears continue to grow and take on a more individual shape. After attaining adulthood, a person has to face aging. 20 की एज में अडल्टहुड शुरू हो जाता है. अडल्टहुड के दौरान क्या होता है कि जितना भी जो बॉडी सिस्टम है इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो फुली मेच्योर हो जाता है. फैट जो स्किन के नीचे होता है वो मूव करना शुरू करता है फार्दर एंड फार्दर सरफेस से. अब फिर जो राउंड, पैडेड, बटन नोज्ड फेस होता है वो उसको रिप्लेस करता है एक लीनर, मोर डिफाइंड फेस. ओके, जो नोज एंड ईयर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं कंटिन्यूसली. और फिर अडल्टहुड जब अटेन कर लेते हैं उसके बाद आता है एजिंग. After about 30 years, a person begins to undergo a process known as aging. The process becomes noticeable between the age of 40 to 65 years at this time. The skin begins to lose its elasticity. The hair begins to turn white and strength of muscles decreases. Men may become bald. Advanced aging may lead to less efficient heart and lung action. अच्छा देखिए 30 years के बाद एक पर्सन जो है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एजिंग. तो जो प्रोसेस है ये आपका नोटिसेबल होता है 40 to 65 ईयर्स में. और इस टाइम पे क्या होता है स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट कर देती है, हेयर जो है वाइट होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है और बहुत सारे आदमी होते हैं, मेल होते हैं, वो बॉल्ड होने शुरू हो जाते हैं. राइट. और एडवांस एजिंग की वजह से देखिए हार्ट और जो लंग का एक्शन है वो लेस एफिशिएंट हो जाता है. 5.8 The endocrine system. The
endocrine system in the human body consists of a set of bag-like structures called glands, which are located in different parts of the body. These glands are ductless and produce secretions called hormones and release them in tiny amounts into the blood. Different glands produce different hormones. Different endocrine glands are pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, testis in males and ovaries in females. अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का, उसमें क्या होता है, एक सेट होता है ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ग्लैंड्स, जो कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे लोकेटेड होते हैं। ये ग्लैंड्स डक्टलेस होती है और सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिन्हें कहते हैं हॉर्मोन्स, और फिर उसे रिलीज़ करते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट पे ब्लड में। डिफरेंट ग्लैंड जो है डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो आपके डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं, देखिए। All hormones have some common characteristics. These are as follows. Hormones are released from the endocrine ductless glands directly into the bloodstream. Hormones act on specific tissues or organs which are called target organs. Hormones are like chemical messengers. They carry messages for the organs to function in a particular way. Hormones speed up, slow down, or alter the activities of these organs according to the message. They act at a site different from where they are released. They coordinate a number of body activities and are responsible for growth. अब देखिए, सभी जो हार्मोन है इनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहले तो जो हार्मोन्स है ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन जो है स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन पर एक्ट करते हैं, जिसे कि जो होते हैं टारगेट ऑर्गन्स, ओके। एंड जो हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, ये मैसेजेस को कैरी करते हैं ऑर्गन से टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर वे। हार्मोन स्पीड अप होते हैं या स्लो डाउन होते हैं, या एक्टिविटीज़ को ऑल्टर करते हैं ऑर्गन्स की अकॉर्डिंग टू द मैसेज, जैसे उनको मैसेज मिलता है। इसके बाद ये एक साइट की तरह एक्ट करते हैं डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज्ड, और इसके बाद ये नंबर ऑफ जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। की पॉइंट्स: द टू सेक्स सेल्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द स्पर्म and the egg or ovum. The male reproductive system has external organs, while in a female reproductive system, these are internal. The monthly cycle of change that occurs in the female reproductive system is called menstrual cycle. A new human being begins to develop when an egg meets a sperm and is fertilized in the fallopian tube. Humans go through various stages of development before and after birth. In the first 8 weeks of its development, the organism is called embryo. The placenta is a kind of transfer station between the embryo and its mother. After 8 weeks, the embryo is called a fetus. After 3 months, it is easy to identify the fetus as a male or female. After 9 months of development and growth inside the womb, the baby is ready to be born. Before attaining adulthood, the baby has to undergo various stages such as infancy, childhood, adolescence. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से बॉडी का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम इन्फेंसी टू एजिंग, राइट। एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।